डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ग्लोसरी है। ग्लोसरी को अगर हम देखें ग्रामर में ये नाउन है। और ये ग्लोसरी होती क्या चीज़ है? जो ग्लोसरी होती है वो मुश्किल अल्फाज या जो अहम अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग के साथ अक्सर हर लेसन के लास्ट में वो दी जाती है। और कभी कभार किसी किताब के पूरे लेसन्स के बाद वहाँ पे दी जाती है। अब इधर आपके अल्फाज हैं और लफ्ज़ के आगे उसकी अगर हम डिटेल बताना चाहें कि वो जो वर्ड है अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो कम से कम किन लफ्ज़ों में कर सकते हैं, तो ये आपका ग्लोसरी है। आपका पहला वर्ड अफेक्शन है। अफेक्शन क्या चीज़ है? ये आपके की ये जो टेक्स्ट बुक है उस पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने ताईं यानी कि ना इसके जो ज़्यादा आसान मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने चीज़ को डिफ़ाइन करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक पे उन्होंने उसको डिफ़ाइन करके लिखा है आप वही लिखें। जो मुझे आसान लगा किसी एक वर्ड को डिफ़ाइन करना, मैंने वो आगे लिख दिया। अफेक्शन, लाड प्यार मोहब्बत का जज्बा। अ फीलिंग ऑफ लव आर फाउंडनेस, ये इसकी तारीफ़ है जी। एवेन्यूज़ क्या चीज़ होती है? वेज आर पाथ्स टू अचीव समथिंग, किसी मकसद को हासिल करने के रास्ते या ज़राए। ब्लॉकेड, द एक्ट ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस, सील ऑफ बंद करना किसी चीज़ को। टू प्रिवेंट गुड्स, अशिया को आर पीपल या लोगों को फ्रॉम एंटरिंग, दाखिल होने से, आर लीविंग या वहाँ से निकलने के लिए। अब तर्जमा क्या हो जाएगा? रास्ता बंद करने का अमल ताकि लोग या सामान अंदर या बाहर ना जा सकें। चांसलर, ये बड़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि ये चांसलर क्या चीज़ होती है। आ हाई ऑफिशियल ऑफ ए यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट, लेकिन मैंने ये बड़ी डिटेल में बताया कि यूनिवर्सिटी का हेड आपका वाइस चांसलर होता है, वो आपका चांसलर वो नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव क्या चीज़ है जी? हैविंग अ यूज़फुल और पॉजिटिव इफेक्ट, मुस्बत या फ़ायदा मंद असर डालने वाला। नेक्स्ट आपका है जी डिप्लोर, टू स्ट्रोंगली डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सख्त मजम्मत करना। डेस्टाइंड, सर्टन टू हैपन आर मेंट टू बी, मुकद्दर होना या लाजमन पेश आने वाला। एक्सप्लॉयट, टू यूज समथिंग और समवन अनफेयरली फॉर पर्सनल गेन, किसी चीज़ या शख्स का ज़ाती फ़ायदे के लिए नाजायज़ इस्तेमाल। अनफेयरली, नाजायज़। नेक्स्ट आपके हैं जी मेंटेलिटी, अ पर्टिकुलर यानी कि मखसूस वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का मखसूस अंदाज या जहनीत। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा नाखुश या तकलीफ़ में होना। ऑक्यूपेशन, द कंट्रोल ऑफ ए प्लेस बाय ए फॉरेन मिलिट्री पावर और आ पर्सन जॉब, किसी जगह या गैर मुल्की कब्ज़े पर किसी की पेशा वाराना मसरूफियात। ऑक्यूपेशन का अगर सादा सा करें तो ये बंदे की मसरूफियात हैं, अ पर्सन जॉब। सेल्फलेसली, डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, इज मेंट टू बी, कि कोई काम वो बगैर गरज के करना। विजिलेंस, द एक्शन ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर डेंजर, चौकसी, अलर्ट होना या खतरे पर कड़ी नज़र रखना, अलर्ट रहना। डिसग्रंटल्ड, एंग्री और डिससेटिस्फाइड, नाराज या नाखुश होना, जैसे हम अनॉयड कहते हैं, ANNOYNED। आगे आपका जी इनकम्बेंट, लाजम होना। नेसेसरी एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाजमी या फ़र्ज के तौर पर आयद होने वाला। होलोकॉस्ट, अ लार्ज स्केल डिस्ट्रैक्शन स्पेशली बाय फायर और स्पेशली द जेनोसाइड ऑफ, ये ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो होलोकॉस्ट है उस रेफरेंस से ज़्यादा जाना जाता है कि कत्ले आम, असल इसका कत्ले आम होता है करना।
ये आपका जी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऊपर स्टेटमेंट है जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद नीचे आपकी चार ऑप्शंस होती हैं। मैंने चारों ऑप्शंस नहीं लिखी, मैंने उस चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ वही लिखी है। व्हाट डज कायदे आज़म कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स, क्यों मुबारकबाद दी थी जी? कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। और ये आपका जो सी जुज है ये करेक्ट आंसर है। What major historical event is referred to as a revolutionary change in the speech? यानी कायदे आज़म ने कौन सा जो तारीखी एक वाक़े का हवाला दिया था जिसने इनकलाबी तब्दीलियाँ वो पैदा की? तो वो आपका क्या था जी? द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस था, पाकिस्तान का जो वजूद था वो था जी। और ये नंबर आपका तीसरे, ये भी सी पे है। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म व्हाट इज़ टू फ्रीडम, नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, ये दोनों ही आपके एक सही और खालस आज़ादी है। व्हाट स्पीच डज कायद से इज़ नीडेड नाउ मोर देन बिफोर, कंस्ट्रक्टिव, ये आपका फोर्थ वन है जी कि जो तमीरी सोच है वो आपकी लाजम है जी। Then the fifth one, what according to Qaid is harder than fighting for freedom, constructing a nation, मुल्क की जो तामीर है वो मुश्किल काम है। और ये आपका जी 5 नंबर पे है, और ये आपका ये भी सी आपका है। द सिक्स्थ वन, what tragedy is mentioned to show the early struggles of Pakistan, वो क्या था जी कि पार्टीशन रॉयट्स इन पंजाब एंड दिल्ली, यानी कि जो दंगा फसाद पंजाब और दिल्ली में शुरू हुआ था उसे आपने एक ट्रेजिडी के तौर पे इसको उजागर नुमाया किया था। ये आपका जी 7th एमसीक्यू है। हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द अर्ली चैलेंजेस इट फेस्ड, कैसे पाकिस्तान ने फिर टैकल किए थे जो जो शुरू में मसाइल थे, चैलेंजेस थे, बाय सर्वाइविंग एंड बिकमिंग स्ट्रोंगर। वाई डज कायदे आज़म एम्फेसाइज कंटिन्यूड स्टूडेंट फोकस ऑन स्टडीज़, इसका आंसर टू प्रिपेयर फॉर द रियल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। क्यों कायदे आज़म ने ज़ोर दिया था स्टूडेंट्स पर कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तवज्जो दें? द 9th वन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डज कायदे आज़म वार्न स्टूडेंट्स अबाउट, किस किस्म के जो लोग थे उस हवाले से कायदे आज़म ने उन तुलबा को तंबीह की थी? 5th, कॉलमनिस्ट एंड सेल्फिश एक्सप्लॉयटर्स, यानी कि जो खुफिया दुश्मन हैं और जो खुद गर्ज एक्सप्लॉयटर हैं उनसे बचने के लिए वार्न किया था। व्हाट जॉब सेक्टर डज कायदे आज़म क्रिटिसाइज द स्टूडेंट्स फॉर परसुएटिंग ब्लाइंडली, उन्होंने कहा जी अंधाधुंध आप गवर्नमेंट सर्विस में ना जाएं। किस चीज़ पे तनकीद की थी तुलबा को कि वो अंधाधुंध गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना पड़ें? ये आपका जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबलरी और ग्रामर का। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, ये आपका पेज 19 पे है। स्टेटमेंट क्वेश्चन किया जी, रीड द गिवन पैसेज एंड अंडरलाइन द अनफेमिलियर वर्ड्स बाय यूजिंग कोटेक्स्ट टू इन्फर देयर मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक्स। दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और उन अल्फाज को जो नावाकिफ़ हों यानी कि अनफेमिलियर, सियाको सबाक की मदद से मायनी समझकर उन पर लकीर खींचे, इट इज़ मेंट टू बी अंडरलाइन करें। फिर नए सीखे गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी में जुमले बनाएं। मतलब क्या है कि जैसे हमने ग्लोसरी वाला पहला क्वेश्चन किया था कि एक वर्ड हमारा फ्रैक्शन था, तो उसके अगर हम मीनिंग बताना चाहें इंग्लिश में तो क्या होंगे? ये आपका कोड टेक्स्ट इज़ मेंट टू बी कि उसी लफ्ज़ के और जो आगे मिलते जुलते मीनिंग हैं और किन लफ्ज़ों में वो बयान किया जा सकता है उसकी डिटेल होगी, फिर उसका सेंटेंस होगा। एंड योर पैसेज इज़ देयर ऑन योर स्लाइड। देयर इज़ अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू माई यंग फ्रेंड्स।
Hitherto you have been following the rut. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, all that you think and hanker for is गवर्नमेंट सर्विस। ये आपका जी वो एक एड्रेस का हिस्सा है जिसका पैसेज लिया गया है। ये मैंने आधा इस स्लाइड पे लिखा है, आधा अगली स्लाइड पे है। अब इसमें जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, इट माइट बी टेकन एज जो डिफिकल्ट वर्ड्स एज वेल। हिथरटू, अब इसका कोर टेक्स्ट क्या बनेगा? अनटिल नाउ, अप टू दिस पॉइंट, अब तक या उस वक़्त तक। सेंटेंस क्या है? ही हैड हिथरटू बीन क्वाइट, वो अब तक खामोश था। आगे रट आपका वर्ड है जी। मीनिंग कोर टेक्स्ट आपका क्या है? अ फिक्स्ड और बोरिंग रूटीन, एक मीनिंग। दूसरा क्या है जी? कोर टेक्स्ट में डूइंग द सेम थिंग विदाउट चेंज, बगैर किसी रोज़मर्रा की एक जैसी और बोर करने वाली जिंदगी। सेंटेंस क्या है जी? ही वाज स्टक इन अ रट डूइंग द सेम जॉब एवरी डे विद नो एक्साइटमेंट, वो एक ही तरीके पर चल रहा था, हर रोज़ वही काम कर रहा था बगैर किसी दिलचस्पी या जोश के। नेक्स्ट आपका वर्ड है जी अनफेमिलियर, वो आपका हैंकर है। इसका कोर टेक्स्ट क्या बनेगा? टू स्ट्रांगली डिज़ायर और लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर होता है ख्वाहिश करना, लॉन्गिंग फॉर सब, किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना। सेंटेंस क्या बनेगा जी? शी हैंकर्ड फॉर ए ट्रिप अब्रॉड ऑल हर लाइफ, वो सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिशमंद रही। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वही वोकैबुलरी और ग्रामर वाला कॉन्टेक्सचुअल पार्ट है। अब उसका जो बाकी पैसेज था, एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the Britons, and the Indian elements was introduced later on, and it went up progressively. अब एक तो ये जो हमारा पैसेज है, इसमें जैसे मैंने कहा था कोर टेक्स्ट हमने निकालना है। दूसरा इसमें एक आपका वर्ड है ब्रिटन्स, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले आपका जो क्लर्क है वो क्या चीज़ है? वो दफ्तरी मुलाजम है। अब इसके कोर टेक्स्ट में इसके जो मीनिंग और बनेंगे, ऑफिस वर्कर है। अच्छा, आगे आपका सेंटेंस इसका क्या है जी? द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम वाज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस एफिशिएंट क्लर्क्स। ये आपका सेंटेंस जो वर्ड आपका क्लर्क्स है उसका है, यानी कि बरतानवी तालीमी निज़ाम इसलिए बनाया गया था कि मुअस्सर क्लर्क तैयार करे। नेक्स्ट आपका सिविल सर्विस है जी। इसका कोर टेक्स्ट क्या है जी? गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, जैसे हमारे में CSP है, और इससे हट के PMS है जो सूबे लेवल पे होता है। अच्छा, सेंटेंस इसका क्या है जी? मैनी एस्पायर्ड टू जॉइन द सिविल सर्विस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कह रहे जब बरतानवी राज था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सिविल सर्विस उसको ज्वाइन करना चाहते थे, जिस तरह हमारा यानी कि PMS है या CSS। PMS आपका सूबाई लेवल का कंपटीशन का टेस्ट होता है, जबकि जो आपका CSS है वो आपका फेडरल लेवल का मुकाबले का इम्तहान होता है। जो सूबे के मुकाबले का इम्तहान में कैंडिडेट अपीयर होते हैं वो उसी सूबे में ही सर्व करते हैं, किसी भी जगह पे उस पूरे सूबे में, जबकि वो लोग जो फेडरल लेवल का CSS का एग्ज़ाम देते हैं वो उनको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। स्टाफ्ड, इसका मीनिंग क्या है जी? फील्ड आर ऑक्यूपाइड विद एम्प्लॉयज़, यानी कि मुलाजमीन से भरना या किसी जगह अमला मुकर्रर करना। सेंटेंस क्या है जी? द ऑफिसेज वर मेनली स्टाफ्ड बाय ब्रिटन्स एट दैट टाइम। उस वक्त जो दफातर थे उनमें ज़्यादातर बरतानवी बशिंदे काम करते थे। अब जो ब्रिटन्स है इसका मीनिंग क्या है? पीपल फ्राम ब्रिटन। अब ब्रिटेन में कौन कौन से आपके शामिल हैं? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है।
सेंटेंस क्या है जी? द ब्रिटन्स डोमिनेटेड की पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। कह रहा है जी हुकूमत में अहम ओहदों पर बरतानवी काबज थे। ये कब की बात हो रही है? बिफोर पार्टीशन, जब पाकिस्तान नहीं बना था, ये तब की बात है। लेटर ऑन, बाद में, बाद अजा। कोटेक्स्ट क्या है जी? एट ए सब्सिक्वेंट टाइम। सेंटेंस क्या है जी? द इंडियन एलिमेंट वाज एडिड लेटर ऑन एज पार्ट ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। हिंदुस्तानी अंसर यानी कि हिंदुस्तानी लोग को बाद में बतदरीज यानी कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया गया था, यानी कि उनकी जॉब्स में प्रोग्रेसिवली। इसका मतलब क्या है जी? कोटेक्स्ट क्या है? स्टेडली और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज का बढ़ना। सेंटेंस क्या है जी? इंडियन पार्टिसिपेशन इन सिविल सर्विसेज इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। हिंदुस्तानियों की सिविल सर्विसेज यानी कि जॉब में शमूलियत बतदरीज बढ़ती गई। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेज 20 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में वर्ड पैटर्न, इसमें क्या क्या सम वर्ड्स कैन चेंज फॉर्म टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स और फंक्शंस। अब इसका लुबेलुबाब क्या है? कोई एक लफ्ज़ है, जैसा कि यहाँ पे आपका इन्फॉर्म दिया गया है। इन्फॉर्म आपका वर्ब है। जब हम इस इन्फॉर्म को नाउन बनाना चाहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाएगा वर्ड। हम इसी इन्फॉर्म को अगर एडजेक्टिव बनाना चाहेंगे तो ये इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। इसी हम इन्फॉर्म वर्ब को अगर एडवर्ब बनाना चाहेंगे तो ये इन्फॉर्मेटिवली बन जाएगा। इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ग्रामेटिकल टर्म इस आपके बुक में लिखी गई हैं, जबकि मैंने वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पास्ट पार्टिसिपल, इन सब की बड़ी ब्रीफ सी डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ब ये किसी एक्शन को सेंटेंस में बताता है। आई राइट डेली, राइट यहाँ पे वर्ब है। नाउन नाम को कहते हैं, आदमी का हो, जगह का हो, किसी चीज़ का हो या कोई ख्याल हो। अहमद लर्न्स द लेसन, अहमद यहाँ पे नाउन है। एडजेक्टिव को हम उर्दू में इसम सिफ्त कहते हैं, जो कि किसी इसम यानी कि नाउन, प्रोनाउन इसम ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात हमें फ़राहम करता है। आई रेड आ रिटन स्टोरी, स्टोरी नाउन है, रिटन यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या चीज़ है? एडवर्ब आपका, इसको हम उर्दू में हरफे हाल कहते हैं। हालत या कैफियत बताने वाला लफ्ज़ यानी कि हाउ द एक्शन इज़ डन। शी राइट्स क्रिएटिवली, यानी कि यहाँ पे क्रिएटिवली जो आपका लफ्ज़ है ये आपका एडवर्ब है कि वो लिखती कैसा है। जेरेंड आपके उर्दू में इसम मस्तर को हम कहते हैं। जब किसी वर्ब के साथ हम आईएनजी का एडिशन कर देते हैं तो ये आपका जेरेंड बन जाता है। और ये बतौर क्या काम करता है? ये बतौर नाउन फिर काम करता है। जब आपके सेंटेंस में देखें, जेरेंड इज ए वर्ब आईएनजी दैट फंक्शंस एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। अब रन आपका है, वो वर्ब है। जब हमने इसी के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ये रनिंग बन गया, तो ये फिर आपका नाउन यहाँ पे बतौर फंक्शन कर रहा है। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि भाग दौड़ करना सेहत के लिए अच्छा है। इन्फिनेटिव को उर्दू में हम मस्दर कहते हैं। मस्दर क्या चीज़ है? हमारी जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि वर्ब की जो पहली हालत है, जब उससे पहले हम टू लगा देते हैं तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। आई लाइक टू रन, यानी कि भागना मुझे पसंद है। पास्ट पार्टिसिपल को उर्दू में माजी का फेल कहते हैं। थर्ड फॉर्म में वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस, जो हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं उनमें इस्तेमाल होती है और ये बतौर एडजेक्टिव इसम सिफ्त काम करता है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, ये इसकी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी एक्सरसाइज में वर्ड पैटर्न में जो वर्ब एक लफ्ज़ दिया गया है, अब वर्ब का सेंटेंस है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है। फिर वर्ब जब नाउन बनेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा तो क्या वर्ड बन जाएगा, इन्फॉर्म। जब बतौर एडवर्ब हम इसको उस वर्ड इन्फॉर्म को बतौर एडवर्ब बनाएंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा। सेंटेंस दिए हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म आपका वर्ब है, इसे क्या कहते हैं? टू गिव समवन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, मालूमात देना।
किसी चीज़ के हवाले से। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द कंपटीशन, उन्होंने हमें मुकाबले के बारे में वो आगाह किया, बताया। जब इन्फॉर्म को हम नाउन बनाना चाहेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बन जाएगा, मालूमात। फैक्ट्स आर डिटेल्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में हकायक बताना। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे ज़्यादा मालूमात चाहिए। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, अपना फैसला करने से पहले। अब इन्फॉर्म जब वर्ब है, हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। प्रोवाइडिंग यूजफुल आर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, मतलब क्या कि इसम के बारे में, इसम ज़मीर के बारे में जो मज़ीद मालूमात हैं उनके देने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। द ब्रोशर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, कह रहे जो ब्रोशर है ये ज़ाहिर सी बात है आपका नाउन है, उस वो बड़ा वाज वेरी, वो बहुत ज़्यादा मालूमाती था। इंफॉर्मेटिवली ये आपका एडवर्ब बन गया, किसका? इन्फॉर्म का। अच्छा, इन अ वे दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये हाउ की सेंस में आता है। शी एक्सप्लेन द टॉपिक इंफॉर्मेटिवली, उसने मौजू को मालूमाती अंदाज में समझाया। और ये आपकी वो स्लाइड है जो आपकी एक्सरसाइज में एक वर्ड दिया गया है इन्फॉर्म, उसको बतौर नाउन बनाया, एडजेक्टिव बनाया और फिर एडवर्ब बनाया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पेज 20 पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। पहला सेंटेंस है जी, कायदे आज़म एम्फेसाइज द नीड फॉर है खाली जगह एंड यूनाइटेड नेशन। हमारे पास नीचे 3 ऑप्शंस हैं और उनमें से हमने एक को इस खाली जगह के अंदर वो पुट करना है। पहला लफ्ज़ हमारा डिसिप्लिन है, दूसरा डिसिप्लिन्ड है, तीसरा डिसिप्लिनरी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जहाँ पे जो लफ्ज़ है वो डिसिप्लिन्ड आएगा। ये जो डिसिप्लिन्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। अब आगे जो बाकी दो हैं, डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी, ये क्यों नहीं आएंगे ये समझना भी ज़रूरी है। ये उनके लिए है जो ग्रामर की डिटेल में जाना चाह रहे हैं। जो डिटेल में नहीं जाना चाह रहे तो वो जो इस 3 में से दूसरे नंबर पे ऑप्शन है डिसिप्लिन, जो कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, उसको टिक कर लें। अब डिसिप्लिन जो पहले ऑप्शन है वो आप इज़ ए नाउन है, यू कांट यूज़ ए नाउन डायरेक्टली, यानी कि इसम है, आप एक इसम को दूसरे इसम, जैसे कि यहाँ पे लफ्ज़ नेशन कौम का आया है, बराह रास्त इसम सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ग्रामर का रूल है। अब नेक्स्ट जो उससे अगली ऑप्शन है डिसिप्लिनरी, ये आपका यकीनन एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है? ये हमारे सज़ा के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे डिपार्टमेंट्स में अगर कोई बंदा सही काम नहीं करता, उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, तदीबी कार्रवाई होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे पहले में जो दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन्ड वो आएगा। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस हमारा है जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान है टू ओवरकम मैनी खाली जगह चैलेंजेस। ऑप्शन हमारे हैं जी इकोनॉमी, इकोनॉमिक और तीसरा इकोनॉमिकली। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हमारा आना तो इकोनॉमिक है, जो कि आपका एडजेक्टिव है। और क्यों आना है? क्योंकि जो हमारा नाउन चैलेंजेस है जिसको मॉडिफाई कर रहा है। अब इकोनॉमी क्या है? जो बाकी दो ऑप्शन है, इकोनॉमी आपका नाउन है। अगेन वही ऊपर वाला असूल है कि आप किसी नाउन को डायरेक्टली दूसरे नाउन की इसम सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा हमारा ऑप्शन था जी इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली आपकी क्या चीज़ है जी? जी आपका एडजेक्टिव है। डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज़ डन, मुआशी तौर पर ये इसका मीनिंग है। होप्स हो कि ये दोनों चीज़ें आपको एक तो ये समझ आएंगी कि 3 ऑप्शन में ऑप्शन कौन सी लगनी है और जो बाकी 2 ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं लगनी, उसकी डिटेल भी मैंने आपको समझा दी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फिलिंग ब्लैंक्स का तीसरा सेंटेंस है। स्टूडेंट्स शुड नॉट बी खाली जगह बाय लिमिटेड जॉब ऑप्शंस इन गवर्नमेंट। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है, डिमोरलाइज, डिमोरलाइजिंग और डिमोरलाइज। यहाँ पे आपका डिमोरलाइज्ड आएगा। डिमोरलाइज जब बात करें कि जब डिमोरलाइज जो फर्स्ट आपका है जी आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हमारे फिक्रे में बी का इस्तेमाल हो जाए और वो वर्ब से पहले आए तो तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म पैसिव वाइज। हमारा जो फिक्र है बाय लिमिटेड जॉब, ये आपका पैसिव वाइज का सेंटेंस है।
अच्छा आगे आपका है जी बी डिमोरलाइज। अब ये गलत क्यों है? अभी मैंने ऊपर बताया कि जब हम बी का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए डिमोरलाइज गलत है। डिमोरलाइजिंग है ये डिस्करेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसीलिए इस फिक्रे में आपका डिमोरलाइज्ड इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स का आपका फोर्थ आपका सेंटेंस है। द बर्थ ऑफ पाकिस्तान वाज ए, तीन हमारे ऑप्शन हैं जी। सबसे पहली हमारी ऑप्शन है वो रेवोल्यूशन है, दूसरा रेवोल्यूशनरी है, तीसरा रेवोल्यूशनाइज्ड है। जबकि यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया है? क्योंकि जो मूवमेंट है वो नाउन है और नाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। रेवोल्यूशनरी यहाँ पे आपका एडजेक्टिव इसीलिए इस्तेमाल हुआ है। रेवोल्यूशन क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? चूँकि ये आपका नाउन है और आप किसी दूसरे नाउन की वजाहत के लिए एक और नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेवोल्यूशनाइज्ड क्या है जी? ये आपका वर्ब है और आप कतन किसी नाउन की वजाहत के लिए आप एक और वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिफ्थ आपका सेंटेंस है जी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे। पहली ऑप्शन है जी विजिलेंट, विजिलेंस और विजिलेंटली। यहाँ पे हमने उस स्टेट को बयान करना है, टू स्टे। चौकसी वाली जो हमारी हालत है, अलर्टनेस वाली है, वाचफुल वाली हमारी हालत है, तो हमने उस हालत के लिए यहाँ पे इस्तेमाल विजिलेंट किया है जो कि हमारा एडजेक्टिव है। विजिलेंस हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? चूँकि विजिलेंस आपका नाउन है और यकीनन यू नीड अ वर्ड टू डिस्क्राइब हाउ यू शुड स्टे। हमने तो उस हालत को बयान करना है कि हम इस हालत में हमें कैसा होना चाहिए। क्या हमें आराम तलब होना चाहिए, हमें नींद में होना चाहिए, हमें रिलैक्स होना चाहिए, या इस परेशानी के आलम में हमें अलर्ट होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो विजिलेंट है एडजेक्टिव हमने वो इस्तेमाल करना है। विजिलेंटली ये आपका एडवर्ब है, हाउ यू डू समथिंग, यानी कि आप किसी काम को कैसे करते हो। हाउ के मीनिंग में हमारा एडवर्ब इस्तेमाल होता है। यू यूज़ एडवर्ब टू डिस्क्राइब वर्ब्स। ज़ाहिर सी बात है हम वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आपको इस वजाहत से ये समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ विजिलेंट क्यों इस्तेमाल किया, क्यों रेवोल्यूशन इस्तेमाल किया, और फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो कॉलम है यकीनन आपको सिर्फ लफ्ज़ समझ नहीं आए होंगे बल्कि इस्तेमाल क्यों किए हैं ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके हैं जी मेंटेलिटी, अ पर्टिकुलर यानी कि मखसूस वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का मखसूस अंदाज या जहनीत। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा नाखुश या तकलीफ़ में होना। ऑक्यूपेशन, द कंट्रोल ऑफ ए प्लेस बाय ए फॉरेन मिलिट्री पावर और आ पर्सनस जॉब, किसी जगह या गैर मुल्की कब्ज़े पर किसी की पेशा वाराना मसरूफियात। ऑक्यूपेशन का अगर सादा सा करें तो ये बंदे की मसरूफियात हैं, अ पर्सनस जॉब। सेल्फलेसली, डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, इज मेंट टू बी कि कोई काम वो बगैर गरज के करना। विजिलेंस, द एक्शन ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर डेंजर, चौकसी, अलर्ट होना या खतरे पर कड़ी नज़र रखना, अलर्ट। नेक्स्ट आपका जी तसौरस है, इसे हम अल्फाज का ज़ख़ीरा कहते हैं। तसौरस गिव्स यू सिनोनिम्स, यानी कि जो आपके हम मायनी अल्फाज हैं वो बताते हैं और अल्फाज मुतज़ाद बताते हैं। यूज़ है तसौरस व्हेन यू वांट टू फाइंड अदर वर्ड्स दैट मीन द सेम, यानी कि सिनोनिम्स हैं, या एक लफ्ज़ का आपने उलट देखना है तो वो हम तसौरस में देखेंगे। इसको हम कहते हैं जी अल्फाज का ज़ख़ीरा। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपकी जो एक्सरसाइज में पेज 21 पे हमने इनके आपके वर्ड्स लिखे हैं। इनकम्बेंट है, इम्प्लीकेशंस है, प्रीडिसेसर्स है, थॉटेड है और रिहेबिलिटेशन है। अब हमने सबसे पहले आपके कॉलम में इसका प्रोनाउंसिएशन है, दूसरे में इसका मीनिंग है, तीसरे में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या चीज़ है, चौथे में इसके सिनोनिम्स और पांचवें में इसके एंटोनिम्स हैं।
तो इस स्लाइड पे सबसे पहले जो आपका वर्ड है इनकम्बेंट है, ये आपका नॉन भी काम करता है और एडजेक्टिव भी काम करता है। हम इसको उर्दू में ओहदेदार कहते हैं। नीचे इंग्लिश में मैंने डिफाइन किया है, एन इनकम्बेंट इज समवन हु करंटली होल्ड्स अ पर्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन। को बंदा जो मौजूदा हालात में किसी मखसूस ओहदे पर या दफ्तर पर काम कर रहा हो। किस हवाले से? इट कैन आल्सो रेफ समथिंग दैट इज़ अ ड्यूटी, और जो जिम्मेदारी, जैसा कि कायदे आज़म ने अपनी स्पीच में कहा था तो उन्होंने जिम्मेदारी के हवाले से बात की थी। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? करंट है और सिटिंग है। और इसके मुतजाद क्या हैं? फॉर्मर यानी कि पहले वाला, या एक्स ऑफिस होल्डर यानी कि साबका दफ्तर में काम करने वाला। दूसरा आपका लफ्ज़ इम्प्लीकेशंस है, ये आपका नाउन है और ये प्लूरल है। हम इसको नताइज या असरात कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, पॉसिबल इफेक्ट्स आर रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन आर डिसीजन। अगर मैंने कोई काम किया है तो उसके जो नताइज असरात होंगे हम उसको इम्प्लीकेशंस कहते हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये नेगेटिविटी में चला जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं जी? कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आउटकम्स हैं, और इसके जो मुतजाद एंटोनिम्स हैं वो काजिज और इरेलीवेंस हैं। तीसरा आपका प्रेडिसेसर्स है, ये नाउन है, ये आपका प्लूरल है चूंकि एस साथ लगा हुआ है। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो पीपल हु हेल्ड ए पोजीशन आर रोल बिफोर समवन एल्स, यानी कि मौजूदा दौर से पहले जो किसी ओहदे पर फाइज थे हम उसको प्रेडिसेसर या पेश रो कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं जी? फॉर रनर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, और मुतजाद क्या हैं जी? सक्सेसर और फॉलोअर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो फोर्थ वर्ड है वो थार्टिड है। ये आपका वर्ब है और इसकी पास्ट फॉर्म है, चूंकि साथ ईडी लगा हुआ है। इसका उर्दू मीनिंग ये आपका बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, नाकाम बनाना, रोक देना, रुकावट डाल देना। प्रिवेंटेड समवन फ्रॉम अचीविंग समथिंग, किसी बंदे को किसी काम के हसूल से रोकना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ब्लॉक्ड और हिंडर्ड हैं, और इंटरनेम्स इसके मुतजाद हेल्प्ड और सपोर्टेड हैं। रिहेबिलिटेशन ये आपका नाउन है, बहाली करना। बहाली किस चीज़ की? जब कोई चीज़ तबाह हो जाती है दैन उसको फिर नए सिरे से तामीर करना, उसको उसकी असल हालत में लेके आना, हम उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर इलनेस, प्रिसन और डैमेज। बीमारी, जो बंदा बीमार हो जाता है उसकी हालत गैर हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है पहले वाली ज़िंदगी में। इसके सिनोनिम्स क्या है? रिकवरी है, रेस्टोरेशन है। मुतजाद अल्फाज क्या हैं? डेटोरेशन है और नेग्लेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेज 21 पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में शुरू में कहा था कि ग्रामर पे फोकस कर लें, चूँकि आपकी सारी एक्सरसाइज वो ग्रामर बेस्ड है। अब ये एक पैसेज दिया गया है और ये जो आपका पैराग्राफ है, आपने हर एक लफ्ज़ को इसमें ग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना है। हर एक लफ्ज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है। अब उसमें क्या देखना है कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वो वाला पैसेज लिखा हुआ है और उसके बाद एक एक लफ्ज़ को मैंने कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ा, हर एक लफ्ज़ को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले मैं वो पैसेज पढ़े देता हूँ नीचे, फिर हर एक लफ्ज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया है। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स, इम्पॉसिबल, but in the competition to get a government service, most of you will be demoralized. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own access to grind. अब फिक्र आपका गवर्नमेंट से शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट आपका नाउन है, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब है, एब्जॉर्ब आपका वर्ब है, थाउजेंड्स आपका नाउन है, इम्पॉसिबल आपका एडजेक्टिव है, बट आपका कंजंक्शन है, द आपका आर्टिकल है, कंपटीशन आपका नाउन है, टू गेट आपका वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है। गेट आपका वर्ब है, टू से शुरू और इसलिए आपका इन्फिनेटिव, हम उसको उर्दू में मस्दर कहते हैं। अगेन ए आपका आर्टिकल है, सर्विस आपका नाउन है। नेक्स्ट आपका है जी मोस्ट।
ये आपका प्रोनाउन है, ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है, यू आपका प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, विल बी डिमोरलाइज्ड वर्ब फ्यूचर पैसिव है, ज़ाहिर सी बात है, विल बी आपका टेंस है, डिमोरलाइज्ड यहाँ पे ये पैसिव इस्तेमाल किया गया है। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो देन विल बी फिर डिमोरलाइजिंग होगा, ये फिर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चला जाना था, जहां पे हम शैल बी और विल बी के साथ V1 ING का इजाफा करते हैं। टेक आपका वर्ब है, ओनली आपका एडवर्ब है, ए अगेन आपका आर्टिकल है, सर्टन आपका एडजेक्टिव है, जो नंबर आपका नाउन है, एंड आपका कंजंक्शन है, द रेस्ट आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों? क्योंकि जो रेस्ट आपका है ये आपका नाउन है, और ये आपका मॉडिफायर दी इसको मॉडिफाई कर रहा है। सेटल डाउन ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, ये क्या चीज़ है? वर्ब यूज्ड विद ए स्मॉल वर्ड। अब जो स्मॉल वर्ड आपकी क्या है, वो प्रेपोजिशन हो सकती है या एडवर्ब हो सकती है। जब किसी एक वर्ब के मीनिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाते हैं फिर वो आपकी फ्रेजल वर्ब बन जाती है। नेक्स्ट आपका जी टू प्रेपोजिशन है, एनीथिंग प्रोनाउन है, एल्स आपका एडवर्ब है, बीइंग आपका वर्ब है, बतौर जेनेड इस्तेमाल हो रहा है, डिसग्रंटल्ड आपका एडजेक्टिव है, आर आपका लिंकिंग वर्ब है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है, रेडी आपका एडजेक्टिव है, टू बी एक्सप्लॉइटेड आपका वर्ब, ये पैसिव इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू बी के बाद हम फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर बी ना होता खाली टू होता फिर टू एक्सप्लॉइट आना था। मैंने लास्ट एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कहा था जहाँ पे हम बी इस्तेमाल करते हैं वहाँ फिर हम वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बाय आपका प्रेपोजिशन है, पर्सन्स आपका नाउन है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव आपका वर्ब है, देयर आपका प्रोनाउन है, दे देयर देम, ओन आपका एडजेक्टिव है, एक्सिस्ट टू ग्राइंड ये आपकी नाउन फ्रेज ये आपका ईडियम है। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ग्लोसरी है। ग्लोसरी को अगर हम देखें ग्रामर में ये नाउन है, और ये ग्लोसरी होती क्या चीज़ है? जो ग्लोसरी होती है वो मुश्किल अल्फाज या जो अहम अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग के साथ अक्सर हर लेसन के लास्ट में वो दी जाती है, और कभी कभार किसी किताब के पूरे लेसन्स के बाद वहाँ पे दी जाती है। अब इधर आपके अल्फाज हैं और लफ्ज़ के आगे उसकी अगर हम डिटेल बताना चाहें कि वो जो वर्ड है अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो कम से कम किन लफ्ज़ों में कर सकते हैं, तो ये आपका ग्लोसरी है। आपका पहला वर्ड अफेक्शन है। अफेक्शन क्या चीज़ है? ये आपके की ये जो टेक्स्ट बुक है उस पे भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अपने ताईं यानी कि ना इसके जो ज़्यादा आसान मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने चीज़ को डिफ़ाइन करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक पे उन्होंने उसको डिफ़ाइन करके लिखा है आप वही लिखें। जो मुझे आसान लगा किसी एक वर्ड को डिफ़ाइन करना, मैंने वो आगे लिख दिया। अफेक्शन, लाड प्यार मोहब्बत का जज्बा, अ फीलिंग ऑफ लव आर फाउंडनेस, ये इसकी तारीफ़ है जी। एवेन्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कैप्शन है। पार्टिसिपल ये ग्रामेटिकल टर्म है, हम इसको उर्दू में सिफ्तनुमा फेल कहते हैं। सिफ्तनुमा खूबी बयान करने वाला, किसकी? फेल की यानी कि वर्ब की। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी डिस्कस इस डेफिनेशन। इट इज़ ए वर्ब फॉर्म, जो वर्ब की एक किस्म है दैट जो कि कैन फंक्शन, वो अपना काम कर सकती है एज एन एडजेक्टिव, बतौर इसम सिफ्त के। अब यहाँ पे इसम सिफ्त से क्या मुराद है कि जब एक वर्ब है उसकी खूबी बयान की जाएगी तब जाके उस हवाले से हम उसको पार्टिसिपल कहेंगे। एक बड़ा आसान सा फिक्रा लिखा है, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, नीचे ब्रेक डाउन दिया है। द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ये किसी चीज़ को मखसूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्राई वर्ब है और उस वर्ब से क्राइंग निकला है जो कि उस बच्चे की खूबी बयान कर रहा है, उसकी बात बयान कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। किसके? बच्चे के। बेबी आपका इसम है, नाउन है, नीड्स आपका वर्ब है, मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो मैंने बड़ी डिटेल में बता दी है कि पार्टिसिपल क्या चीज़ है। देन जिसकी टाइप है जी पार्टिसिपल की, पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसको उर्दू में हम फ़ेल हाल जारी की सिफती शक्ल कहते हैं।
जो कि आपका आईएनजी पे ख़त्म होता है और वो किसी जारी काम के बारे अमल के बारे में हमें बताता है। सेंटेंस बड़ा आसान सा लिखा है, द रनिंग वाटर वाज कोल्ड। नीचे इसका ब्रेक डाउन दिया है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, वो किस चीज़ को वाज़ह कर रहा है, पॉइंट टू द स्पेसिफिक वाटर, जो पानी है वो क्या है, वो ठंडा है, बहता हुआ। रनिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जो आपका रन है वो वर्ब है, साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, जो कि एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब वो कर रहा है पानी को, वाटर को। क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पानी है वो उसके जारी अमल को, कि वो फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग है। वाटर आपका नाउन है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो पास्ट फॉर्म है यूज टू लिंक द सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें आपका कोल्ड है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, जो इसमें एडजेक्टिव है वो जो पानी है उसके दर्जा हरारत को बयान कर रहा है जो कि कोल्ड है। देन नेक्स्ट आपकी दूसरी टाइप पास्ट पार्टिसिपल है। ये पार्ट पार्टिसिपल क्या चीज़ होती है, ये जो आपका वर्ब है ईडी पे ख़त्म होगा, डी पे ख़त्म होगा, टी पे ख़त्म होगा, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब की कंप्लीशन की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे प्रिपेयर है, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इस तरह टी लर्न, लर्नड, लर्नट हो जाएगा। ई एन पे और एन पे ख़त्म होगा, यानी कि उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उनको वो बढ़ाएगा, यानी कि V3 वहाँ पे लग जाएगी। डिस्क्राइब द फिनिश्ड एक्शन, और वो काम जो मुकम्मल हो चुका होता है उसकी हालत को बयान करता है। और ये किन के साथ इस्तेमाल होता है, लाइक, हैज़, हैव, हैड के साथ इस्तेमाल होता है। आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, या बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल होता है हमारे इसम की खूबी को बयान करने के लिए, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए। नीचे एग्जांपल लिखें, जैसे गो है इसको गॉन हो जाएगा, राइट का रिटन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा। ये आपकी जी एग्जाम्पल सेंटेंस है पास्ट पार्टिसिपल का। सेंटेंस है द विंडो वाज क्लोज्ड बाय अली खान वाजिद। सेंटेंस स्ट्रक्चर है जी, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, बाय है, और फिर एजेंट जिसको हम डोर भी कहते हैं, काम करने वाला, वो है। अब फॉर्मेशन ब्रेक डाउन दिया, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में द विंडो है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज है जो कि पैसिव वॉइस में है, शोइंग पास्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल इसमें क्लोज्ड है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और क्लोज्ड आपका मेन वर्ब है। और एजेंट आपका काम करने वाला डोयर कौन है, वो आपका अली खान वाजिद है जिसने ये काम सर अंजाम दिया। नेक्स्ट इन्फिनेटिव है जी, आपका सिंपल डेफिनेशन है, इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब यूजुअली प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू। वर्ब की जो बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, पहली फॉर्म है, हम उससे पहले जब टू लगा देते हैं तो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिया, टू ईट, टू रन, टू प्ले, ये आपके इन्फिनेटिव हैं। और अगर हम ईट, रन, प्ले से पहले टू नहीं लगाएंगे तो फिर ये इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्फिनेटिव्स की मैंने एग्जांपल दी हैं और देन मैंने उनको आइडेंटिफाई भी किया। आई वांट टू ईट, टू ईट इस फिक्रे में ये आपका इन्फिनेटिव है, एक्टिंग एज ए नाउन शोइंग व्हाट आई वांट, कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। शी इज़ रेडी टू गो, टू गो आपका इन्फिनेटिव है जो कि एक्ट बतौर एडवर्ब के कर रहा है। टेलिंग व्हाट शी इज़ रेडी टू डू, कि वो क्या करना चाहती है, क्या करने के लिए तैयार है। दे नीड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं, इसमें जो टू स्टडी है ये आपका इन्फिनेटिव है जो कि बतौर नाउन काम कर रहा है। शोइंग व्हाट दे नीड, कि क्या उन्हें चाहिए है। ही हैज़ ए बुक टू रीड, टू रीड जहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है, और जो यहाँ पे आपका बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है, इट डिस्क्राइब्स द नाउन बुक, और ये किताब के मीनिंग को वाज़ह कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस किस्म की वो एक किताब है, वो किताब टू रीड, पढ़ने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 22 पे है, एक्टिविटी का फिल इन द ब्लैंक्स विद अ जेरेंड एंड इन्फिनेटिव आर ए पार्टिसिपल। इस स्लाइड में मैं आपको सिर्फ लफ्ज़ नहीं बताऊंगा बल्कि वो लफ्ज़ लगा क्यों है वो भी बताऊंगा, और कुछ मखसूस अल्फाज बताऊंगा कि कौन कौन से अल्फाज आ जाएँ तो वहाँ पे आपने जेरेंड लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है, या आपने पार्टिसिपल लगाना है। इस स्लाइड में आपका पहला सेंटेंस है जी, आई इंजॉय,
अब ऑप्शंस में टू प्ले, प्ले या प्लेइंग है, फुटबॉल आफ्टर स्कूल, तो यहाँ पे आपका प्लेइंग इस्तेमाल होगा। वाई प्लेइंग इज करेक्ट, क्योंकि ये जेरेंड है, आईएनजी पे ख़त्म हो रहा है और ये बतौर नाउन फंक्शन कर रहा है। द फॉलोइंग ऑफ द सम सर्टन वर्ब्स दैट ऑलवेज टेक जेरेंड आफ्टर देम, ये कुछ मखसूस मैंने वर्ड लिखे हैं, जब ये आपके सेंटेंस में आ जाएं तो उसके फौरी बाद फिर आपने जेरेंड का यूज़ करना है, ये ज़हन में रखना है। इनके साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, और जब आप आईएनजी का इजाफा करेंगे तो दैन जो ये वाले अल्फाज हैं वो फिर बतौर नाउन काम करेंगे। इंजॉय, अवॉइड, फिनिश, कीप, सजेस्ट, कंसीडर, प्ले। अच्छा, देन आपका है जी ही होप्स टू विन द मैच टुमारो, जी आपका दूसरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में टू विन क्यों करेक्ट है? ये आपका इन्फिनेटिव है। नीचे मैंने सर्टन वर्ड्स लिखे हैं कि जब ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ जाएं तो उसके बाद फिर आपने इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब से पहले, वर्ब की बेस फॉर्म से पहले आपने टू लगाना होता है। वो अल्फाज कौन से हैं? एग्री है, डिसाइड, होप, लर्न, वांट, प्लान, प्रॉमिस, नीड, एक्सपेक्ट, आफ्टर, रिफ्यूज, मैनेज, प्रिटेंड और अफोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी शुरुआत है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ग्लोसरी है। ग्लोसरी को अगर हम देखें ग्रामर में ये नाउन है, और ये ग्लोसरी होती क्या चीज़ है? जो ग्लोसरी होती है वो मुश्किल अल्फाज या जो अहम अल्फाज होते हैं उनके मीनिंग के साथ अक्सर हर लेसन के लास्ट में वो दी जाती है, और कभी कभार किसी किताब के पूरे लेसन्स के बाद। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वही वोकैबुलरी और ग्रामर वाला कॉन्टेक्सचुअल पार्ट है। अब उसका जो बाकी पैसेज था, एज योर वाइस चांसलर हैज़ राइटली स्टेटेड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well-qualified clerks. Civil service was mainly staffed by the Britons, and the Indian element was introduced later on, and it went up progressively. अब एक तो ये जो हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट आपका पांचवा सेंटेंस है। रीडिंग, मैंने रीडिंग लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? बुक्स इज़ वन ऑफ हर फेवरेट हॉबीज़। अब यहाँ पे जेरेंड क्यों इस्तेमाल हुआ है, जो कि वर्बल नाउन भी है। अब इसमें क्या है? रीड बुक्स इज़ वन ऑफ द हॉबीज़। हम वी कांट स्टार्ट एन असर्टिव सेंटेंस विद द बेस फॉर्म। हम यानी किसी भी असर्टिव फिक्रे में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे फिक्रा शुरू नहीं कर सकते। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बस ज़हन में वो रख लें, तो ये रूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब कोई सेंटेंस आपका ऐसे अल्फाज जैसे कि हॉबी है या सब्जेक्ट है उससे शुरू हो रहे हों, तो आपने अपने फ़िक्रे की जो शुरुआत है वो आपने जेरेंड से करनी है। वो आपने ना इन्फिनेटिव से करनी है, ना आपने किसी और चीज़ से करनी है। इसीलिए यहाँ पे जो टू रीड है या रीड है वो गलत है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जी, छठे वाला। रनिंग डाउन द हिल ही फेल्ट द विंड इन हिज हेयर। अब ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे रनिंग क्यों आया है, टू रन क्यों नहीं आया, रन क्यों नहीं आया। यूज वर्ब प्लस आईएनजी टू शो टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर। जब दो काम एक साथ रूनमा हो रहे हों तो आपने वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करके वो अपने फिक्रे को मुकम्मल करना है। क्योंकि जब वो पहाड़ी से दौड़ रहा था पहाड़ी से, तब उसने अपने बालों में जो उसने महसूस किया जो हवा गुजर रही थी। अब यानी कि एक काम जो एक वक्त में दो चीज़ों का महसूस करना है, उनकी हैपनिंग होना है, तो वहाँ पे वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो ये ट्रिक मैंने बताया है, जब कभी एक वक्त में दो काम एक वक्त में वो रूनुमा हो रहे हों तो आपने V1 और आईएनजी को अपने फिक्रे में लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगर आपने मेरी पिछली स्लाइड में जो मैंने वर्ड्स बताए थे
कि किस वर्ड के साथ बाद में कौन सा वर्ड आएगा, तो फिर आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। जो आपका 7th सेंटेंस है, शी अवॉइडेड टू टॉक टेकिंग या टॉक अबाउट द इंसिडेंट। अब उसमें टॉकिंग है, टू टॉक है या टॉक है। अवॉइड मैंने आपको वो एक स्लाइड में बताया था कि जब अवॉइड का वर्ड आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपने जेरेंड इस्तेमाल करना है, जो कि वर्बल नाउन भी कहलाता है। वो लफ्ज़ थोड़े से मैंने बताए, अगर वो लफ्ज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आपने इन्फिनेटिव इसके बाद लगाना है या आपने इसके बाद क्या लगाना है। मैं ट्रिक के साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बता रहा, जस्ट एक एक लफ्ज़ बता रहा हूँ कि अगर ये लफ्ज़ याद कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने ये वाली चीज़ लगा देनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेज 21 पे रिवीजन ऑफ टेंसेस का पैराग्राफ था। वो पैराग्राफ जो उधर दिया गया है वो आपका प्रेजेंट टेंस में दिया गया है और कहा क्या गया है, रिवाइज ऑल टेंसेस एंड चेंज द फॉलोइंग पैसेज इनटू सिंपल पास्ट टेंस और द टेंस ऑफ योर ओन चॉइस। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक तो ये स्लाइड बनाई है, ऊपर मैंने टाइटल पे मेंशन किया है कि ये सारा पैराग्राफ मैंने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसी पैराग्राफ की सेंटेंस टू सेंटेंस उर्दू दी है। जैसे डॉक्टर अहमद स्टडीड क्लाइमेट चेंज एवरी डे ना, इसका उर्दू तर्जमा क्या है, सेंटेंस टू सेंटेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे मैंने तर्जमा दिया है और फिर से अगली स्लाइड पे मैंने इसी पैसेज को, पैराग्राफ को फ्यूचर में कन्वर्ट करके लिख दिया गया है ताकि आपको जो आसान लगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, आप उस वो वैसे लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें, मैंने जैसे पिछला आपका पैसेज था उर्दू ट्रांसलेशन है जो कि लास्ट सिंपल पास्ट में की गई। डॉक्टर अहमद स्टडी क्लाइमेट चेंज एवरी डे। डॉक्टर अहमद हर रोज़ माहौलियाती तब्दीली का मुताला करते थे। ही कलेक्टेड डाटा एंड लुक्स एट हाउ राइजिंग टेम्परेचर्स अफेक्टेड डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। वो मालूमात जमा करते थे और देखते थे कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत मुख्तलिफ माहौल को किस तरह मुतासर करते थे। ये आपका पिछली स्लाइड का जो मैंने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया है उसकी सेंटेंस टू सेंटेंस उर्दू है। नेक्स्ट आपके हैं जी मेंटेलिटी, अ पर्टिकुलर यानी कि मखसूस वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का मखसूस अंदाज या जहनीत। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी और अनकम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा नाखुश या तकलीफ़ में होना। ऑक्यूपेशन, द कंट्रोल ऑफ ए प्लेस बाय ए फॉरेन मिलिट्री पावर और अ पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके रिफिनेटिव है। ये हमने देखना है कि यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पर्पस के लिहाज से कैसे इस्तेमाल हुए हैं। सेंटेंस है टू हेल्प अदर्स इज़ अ गुड डीड। अब इस पे इन्फिनिट टू हेल्प है, ये एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट बतौर फाइल काम कर रहा है। आई डिसाइडेड टू लीव अर्ली, यहाँ पे अगर हम देखें इन्फिनेटिव है, यहाँ पे जो टू लीव है वो ऑब्जेक्ट बतौर काम कर रहा है डिसाइडेड के। शी स्टडीज़ हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, टू पास वो पर्पज़ को शो कर रहा है कि वो क्यों पढ़ रही है। आई वांट टू ईट आइसक्रीम, अब टू ईट है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट है। टू लर्न इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, टू लर्न इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन जो कि पेज 17 पे है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला, जो ग्लोसरी के बाद आपकी एक्सरसाइज में है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेजर चैलेंजेस डिड पाकिस्तान फेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस एज हाईलाइटेड बाय कायदे आज़म। बड़े छोटे छोटे ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस 3 से ज़्यादा सेंटेंसेस के नहीं होंगे और जो हैं वो बड़े ही सिंपल अल्फाज में हैं। पहली स्लाइड पे आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन 3, 4 और 5 है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड कायदे आज़म एम्फेसाइज द नीड फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये देख लें, 3 से ज़्यादा का आंसर नहीं है। आप चौथे का भी देख लें, 3 सेंटेंसेस है। पाँचवें का भी देख लें, 3 सेंटेंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े आसान अल्फाज में ये वाले आंसर वो लिखे गए हैं ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो। नेक्स्ट ये आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज कायदे आज़म सजेस्ट इज़ मोर चैलेंजिंग दैन अटेनिंग फ्रीडम, वाई।
ये ये 3 से भी ज़्यादा का नहीं है। सेवन्थ ले लें, इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्यूरिंग कायद आज़म टाइम, हाउ वुड हिज स्पीच इन्फ्लुएंस योर कैरियर चॉइसेस। एट्थ वाला देख लें, 3 से ज़्यादा का नहीं है। बड़े आसान आसान ये जवाब हैं जी आपके। बच्चों ये लास्ट स्लाइड है आपके दूसरे लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ की। ये 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। इस आप मेरे इस लेक्चर में इस लेसन की ईच एंड एवरीथिंग मैंने शामिल की है। मैंने हर सेंटेंस का सेंटेंस टू सेंटेंस उर्दू ट्रांसलेशन दी है। मैंने अल्फाज में ग्रामेटिकल टर्म्स जो फॉल करती हैं वो बताई हैं। मैंने जो ग्रामर टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन बताई है। मैंने पूरी एक्सरसाइज की हर एक चीज़ सॉल्व करके दी है और ट्रिक के साथ बताई है, ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, आप ग्रामेटिकल टर्म्स की डिटेल को एक्सप्लोर ना करते रहें, बल्कि वो ट्रिक वाले अल्फाज जो मैंने बताए हैं आप वो 2-4 याद कर लेंगे तो जहाँ से मर्ज़ी को लफ्ज़ आ जाए आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को हल कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो खाली ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग याद करना चाहें, सिनोनिम्स याद करना चाहें वो उसको याद कर लें। जो ग्रामर को समझना चाहें वो उस लेक्चर को गौर से सुन लें। तो इसमें हर वो स्टूडेंट जो ब्रिलियंट है, इवल जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जीनियस है, उसके लिए भी सब कुछ मौजूद है। और वो बच्चे जो कि बिलो एवरेज हैं, अपने आप को वो पुअर समझते हैं अंडरस्टैंडिंग में, उनके लिए भी बड़े आसान फहम चीज़ें मैंने दी हैं। बच्चों अभी आपकी फ़र्स्ट ईयर की पूरी किताब के लेक्चर्स मैंने अपलोड करने हैं। अभी जो सिर्फ मैंने जो दूसरा लेक्चर है वो मैंने पहला अभी अपना बना के अपलोड किया है। अगर आपको ये वाला लेक्चर समझ आए, आसान लगा हो, ट्रिक का इस्तेमाल हो, तो आप लर्न विद जमनाए मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा आपको नोटिफाई होते जाएंगे और आप उन लेक्चर्स को भी अच्छे से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।